नमस्ते, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अलंकार करियर पॉइंट में। दोस्तों, कल मैं इससे पहले का वीडियो जो मैं बनाया था उसमें मैं आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दो संज्ञाएं पढ़ा चुका हूं। अगर आपको संज्ञा शब्द अच्छी तरह समझने हैं तो इससे पहला वीडियो देखिए, तब इसको देखिए। अगर आप नहीं देखे तो इससे पहला वीडियो देखिए, तब इसके बाद ये वीडियो देखना आपके लिए लाभदायक होगा। डायरेक्ट इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इससे पहला वीडियो देख लें। संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आज पढ़ा रहा हूं। देखिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाव, फीलिंग्स। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, फीलिंग्स, भाव को। अब देखिए उसमें क्या क्या आता है, एग्जाम में क्या क्या आता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं पढ़ा रहा हूं भाववाचक संज्ञा में। सबसे पहले तो आप आज हेडिंग डाल देंगे भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज बताता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो विशेषण और भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा और विशेषण आपको समझ में आए तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत कुछ समझ में आता है। विशेषण विशेष से तो जब पढ़ेंगे तब, अभी काफी टाइम है उसमें। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, भाववाचक संज्ञा। तो कैसे भाववाचक, ये भाववाचक संज्ञा है, कैसे कह सकते हैं। अगर मैं कह दूं, माना मैंने कहा ईमानदारी, ठीक है, माना मैं कहूं ईमानदारी। ईमानदारी शब्द भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। तो आप कहोगे कैसे है, बताओ भाववाचक संज्ञा। और मैं एक शब्द और लिखता हूं, ठीक है, एक शब्द और लिखता हूं, ईमानदार। भाववाचक संज्ञा ये है या ये जाने कैसे। देखिए, बहुत सरल है। ईमानदार के आगे, यहां पर ध्यान देना, ईमानदार के आगे इधर कोई शब्द ला सकते हैं आप। ईमानदार कौन, ईमानदार व्यक्ति। ईमानदार व्यक्ति ले आए ना एक शब्द। इस ईमानदारी शब्द के आगे लाओ तो कुछ, ईमानदारी। मैं कह रहा हूं, ध्यान देना, फिर दोबारा बोल रहा हूं, आपके दिमाग में कुछ तो चल ही रहा होगा, लेकिन अभी यहां ध्यान दीजिए। क्या, ईमानदार के आगे आप ये व्यक्ति एक संज्ञा लाए, जातिवाचक संज्ञा। कल पढ़ा चुका हूं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्ति से तो एक आदमी का बोध नहीं होता ना। व्यक्ति कहेंगे तो संसार के समस्त आदमियों का बोध होगा, समस्त व्यक्तियों का बोध होगा तो व्यक्ति। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वो व्यक्ति हैं। समूह का बोध होगा तो जातिवाचक संज्ञा। पर्टिकुलर एक का बोध तो हो नहीं रहा व्यक्ति से। राम कहते, ईमानदार राम कहते, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। तो व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है, सारे व्यक्तियों का बोध हो रहा है संसार के, तो जातिवाचक संज्ञा। तो ईमानदार के आगे आप क्या लाए, जातिवाचक संज्ञा लाए। संज्ञा लानी है, संज्ञा लानी है, ठीक है। ईमानदार के आगे संज्ञा ले आए तो ये ईमानदार विशेषण हो गया। ये विशेषण है, मैं विशेषण नहीं पढ़ा रहा हूं पर ध्यान देना। और ये विशेष्य हो गया। क्यों हुआ, समझा रहा हूं, ध्यान देना। क्योंकि आप इसके आगे जब कुछ ले आ रहे हैं तो ईमानदार शब्द के आगे व्यक्ति ले आ रहे हैं तो ये संज्ञा है, और संज्ञा जब आती है ईमानदार के साथ तो ये विशेषण बन जाता है। क्योंकि व्यक्ति की विशेषता वो क्या है, ईमानदार है। व्यक्ति की विशेषता बता रहा है शब्द। व्यक्ति की विशेषता ईमानदार, व्यक्ति की विशेषता बेईमान, बेईमान व्यक्ति भी हो सकता था। तो विशेषता बताने वाले शब्द तो विशेषण होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ये संज्ञा है तो इसकी विशेषता ये है, ये विशेषण है। तो ये संज्ञा संज्ञा न कहलाकर अब विशेष्य कहलाएगी। संज्ञा भी कह सकते हैं, विशेष्य भी कहेंगे। विशेष्य इसलिए कहेंगे क्योंकि विशेषण है तो ये विशेष्य है, ये संज्ञा विशेष्य कहलाएगी। अब ये संज्ञा भी है, विशेष्य भी है। तो आप ईमानदार के आगे कोई संज्ञा अर्थात विशेष्य ले आए तो ईमानदारी के आगे ले आइए तो कोई संज्ञा या विशेष्य। संज्ञा लानी है आपको, वही संज्ञा विशेष्य कहलाएगी। अब आप कहोगे ईमानदारी, ईमानदारी है कोई संज्ञा नहीं है ना, है कोई संज्ञा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं संज्ञा लाओ, संज्ञा जिससे किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, कोई वस्तु लाओ, कोई स्थान, कोई प्राणी, या फिर भाववाचक संज्ञा ही लाओ। क्योंकि ये स्वयं भाववाचक संज्ञा, कुछ नहीं ला सकते इसके आगे। इसके आगे इसलिए कुछ भी नहीं आ पा रहा क्योंकि यहां पर क्या है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के आगे कुछ नहीं ला सकते आप, यही भाववाचक संज्ञा की पहचान है। देखिए, ये विशेषण है, ईमानदार विशेषण है, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। ईमानदार व्यक्ति, ईमानदारी कुछ भी नहीं। आप यहां पर संज्ञा लाओ, संज्ञा कोई भी नहीं ला सकते। यहां जैसे व्यक्ति संज्ञा लाए वैसे कोई संज्ञा नहीं ला सकते, यही भाववाचक संज्ञा की पहचान। और बताता हूं, जैसे देखो, जैसे दूसरा बताता हूं आपको मैं। जैसे एक दूसरा उदाहरण है क्या,
जैसे एक उदाहरण लिख देता हूं मैं, हरा ले आओ तो कुछ आगे, हरा ले आएंगे आप, क्या? हरा कपड़ा। इसका मतलब ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये विशेषण और ये विशेष्य, ठीक है। विशेष्य संज्ञा, संज्ञा की विशेषता वो हरा है, कपड़े की विशेषता वो हरा है। ये विशेषण है, विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बता रहा है, कपड़े की विशेषता बता रहा है वो हरा है, तो ये तो विशेषण है, ये विशेष्य अर्थात संज्ञा। लेकिन मैं कहूं हरियाली, हरियाली के आगे लाओ, हरियाली के आगे कोई संज्ञा लाओ। हरियाली, हरियाली है नहीं कह सकते आप, हरियाली हो रही है, हो रही है कोई संज्ञा नहीं है, हो रही है तो क्रिया है। मैं तो कह रहा हूं संज्ञा लाओ, क्रिया नहीं लानी है। हो रही है तो क्रिया है, वो तो काम के होने का बोध कराती है, काम के होने का करने का बोध। मैं तो कह रहा हूं संज्ञा लाओ, जैसे कपड़ा है वैसे ही कुछ लाओ संज्ञा। यहां पर कोई वस्तु, स्थान, प्राणी। संज्ञा की परिभाषा तो कल बता चुका हूं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी। नहीं आता तो देख लीजिए एक बार संज्ञा की परिभाषा में। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, कुछ भी नहीं ला सकते आप यहां पर। क्यों? क्योंकि भाववाचक संज्ञा के आगे कुछ नहीं ला सकते आप। कुछ नहीं मतलब संज्ञा नहीं ला सकते, क्योंकि खुद ही संज्ञा है ना। संज्ञा के आगे क्या संज्ञा लाएंगे? विशेषण के आगे ला सकते हैं। यही भाववाचक संज्ञा की पहचान है। और बहुत बार आता है, क्या एग्जाम में आ जाता है, निम्नलिखित में से, ऐसे आ जाएगा एग्जाम में, ध्यान देना। हाँ, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। भाववाचक संज्ञा पहचाननी है आपको, और 4 ऑप्शन दे देगा। दया, दयावान, दयालु, दयावती। अब इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जिसके आगे कुछ नहीं ला सकते वो भाववाचक संज्ञा है। दयावती स्त्री हो सकती है, दयालु व्यक्ति, दयावान मनुष्य या व्यक्ति दोबारा ला सकते थे आप, लेकिन दया फीलिंग है, एक भाव है। दया हमारे मन में भाव आता है दया का एक, इसके आगे कुछ नहीं ला सकते आप। अगर ये आदमी का नाम होगा तो फिर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आदमी का नाम दया होता है ना, आदमी का नाम है तो फिर तो व्यक्तिवाचक। अभी आदमी के नाम से लेना देना नहीं है, ये दया शब्द अभी फीलिंग एक, जो करुणा वाली दया। दया के आगे कुछ लाओ, नहीं ला सकते हो आप, ये भाववाचक संज्ञा होगी। ऐसे आता है एग्जाम में, जिसके आगे कुछ नहीं ला सकते वो भाववाचक संज्ञा है, जिसके आगे कुछ लाते हैं वो विशेषण होता है। ठीक है, हरा विशेषण है, दयावान मनुष्य, दयावान विशेषण है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की पहचान का ये तरीका है। ठीक हो गया, अब आप समझ गए होंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अपने मन से, अपना थ्योरी बना लीजिए, बट इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, समझने की ज्यादा आवश्यकता है। ये आप समझ गए होंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा की मैं आपको बता देता हूं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा में एक शब्द आएगा गुण, गुण दोष। एक शब्द आता है गुण दोष। वस्तुतः सब चीज गुण होती है। ठीक है, अगर सांप जहरीला है, ठीक है, मैं अभी व्यावहारिक चीज समझाता हूं। सांप जहरीला है तो जहरीला होना उसका गुण है, दोष नहीं है, वो उसका गुण है भाई। सांप को जहरीला होना चाहिए, सांप के दांतों में जहर होता है तो होता ही है, वो तो उसका गुण है ना, उसमें वैसे ही गुण है। हमारे लिए वो अच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने आप में गुण लिए पैदा होता है। हर चीज गुण होती है, कोई दोष नहीं होता है। अगर आप इसको व्हाइट दिख रहा है आपको ये कलर, तो व्हाइट दिखेगा, क्यों? क्योंकि इसका जो गुण है वही दिखेगा। सांप जहरीला है, जैसा है वैसा होगा, ये व्हाइट है, जैसा है वैसा दिखेगा। हर चीज अपने आप को गुणों को दिखाती है, और दोष हम कह देते हैं उसको। जैसे मैं कहूं क्रोधी, क्रोधी मनुष्य, क्रोधी होना मनुष्य का, वो कोई क्रोधी है तो उसका गुण होगा वो। ठीक है, गुणवाचक विशेषण में आता है, अभी विशेषण नहीं पढ़ा हूं। मेरा कहने का अर्थ है गुण दोष अगर हम कहें, दोष भी कहें तो वो भी गुण होता है, दोष कुछ नहीं होता है। व्यावहारिक दृष्टि से दोष होते हैं, लौकिक दृष्टि से दोष होते हैं, भौतिक दृष्टि से दोष हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो उनकी सत्ता सब कुछ गुण है। अब चलो इसको नहीं भी समझते हैं तो पहले मैं आपको भाववाचक संज्ञा तो बता चुका हूं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा की परिभाषा में तब बता रहा था, तब गुण दोष को समझा रहा था, ध्यान से सुनना। ठीक है, भाववाचक संज्ञा पहले लिखिए, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए, क्या इन्हीं शब्दों से ही बनाएंगे। लिखिए, वे शब्द जो
वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण आप चाहो तो दोष भी लिख सकते हो, भले ही दोष भी गुण ही होते हैं, ठीक है। मैं विशेषण में अच्छी तरह पढ़ाऊंगा इसको। गुण दोष स्वभाव, गुण दोष स्वभाव, गुण दोष स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं। गुण दोष स्वभाव अवस्था आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। गुण दोष अवस्था आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक। इस परिभाषा को रटना नहीं है, समझना है। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था ईमानदारी। ईमानदारी आप कहोगे गुण है ना, गुण। हरियाली, अगर हरियाली है तो हरियाली दिखेगी, वो उसका गुण दिखेगा हरियाली। अगर कहीं हरियाली है तो वैसी दिखेगी। आपको हरियाली नीली नहीं दिख सकती, हरियाली पीली नहीं दिख सकती, क्योंकि जैसा है वैसा दिखेगा, वो अपना गुण दिखाएंगी। हरी चीज दिखेगी हरियाली से, हरियाली दिखेगी। तो ये गुण है। स्वभाव में अवस्था, जैसे मैं कहूं, देखिए ध्यान दीजिए, दो शब्द और बता रहा हूं। बूढ़ा क्या आगे कुछ ला सकते हो इसके? हाँ, आप कहेंगे ला सकते हैं, बूढ़ा व्यक्ति। तो ये तो संज्ञा नहीं है, ये संज्ञा नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये क्या है? विशेषण। क्योंकि इसके आगे आप संज्ञा ले आए, संज्ञा के आगे संज्ञा आती नहीं है, तो ये तो विशेषण है। विशेषण के आगे संज्ञा आ गई, बूढ़ा व्यक्ति, ये विशेषण, ये विशेष्य। लेकिन अगर मैं कहूं बुढ़ापा, अब आगे कुछ ले आओ तो इसके, बुढ़ापा के आगे कुछ लाओ, बुढ़ापा। आप कहोगे हम ले आते हैं सर, आ गया है। ये संज्ञा नहीं है ना, ये संज्ञा नहीं है ना। मैं तो कह रहा हूं बुढ़ापा के आगे जैसे बूढ़ा व्यक्ति, वैसे बुढ़ापा के आगे कोई शब्द ले आओ। ये तो आप क्रिया ले आए, क्रिया नहीं लानी है। मैं कह रहा हूं आपसे क्या, संज्ञा ले आओ। यहां पर कोई संज्ञा नहीं आ सकती, ले आओ बुढ़ापा के आगे। ये इसके आगे कोई संज्ञा नहीं आएगी, इसलिए ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसके आगे संज्ञा नहीं ला सकते, क्योंकि संज्ञा के आगे संज्ञा नहीं आएगी। नहीं ला पा रहे हो तो सोच लो भाववाचक संज्ञा, ला जाते तो सोच लो ये भाववाचक संज्ञा होकर विशेषण होती, जैसे ये। समझ में आया ना? आगे को और बताऊंगा, पर ध्यान देना। क्या बुढ़ापा अवस्था का बोध कराता है आपको? देखो, बुढ़ापा अवस्था का, ईमानदारी गुण, स्वभाव का भी, क्रोध, क्रोध के आगे लाओ तो कुछ, क्रोधी के आगे ले आओगे आप, क्रोधी, हाँ ले आओगे, मनुष्य, क्रोधी मनुष्य। इसका मतलब ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये क्या है? विशेषण है, ये विशेष्य। क्रोध के आगे कुछ लाओ, संज्ञा लाओ बस। यहां पर कोई संज्ञा नहीं ला पाओगे, क्यों? क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है, यही भाववाचक संज्ञा है। बहुत बता चुका हूं भाववाचक संज्ञा की पहचान का यही तरीका है। ये स्वभाव है, देखिए, गुण दोष अवस्था स्वभाव है ना। अब मैं हरियाली अभी समझाया था, जैसे मैं आपको ओवरऑल ये समझा देता हूं। क्या, जिसके आगे कोई भी शब्द अगर दिया रहता है, अगर आप उस शब्द के आगे कुछ नहीं ला पा रहे तो सोच ले भाववाचक संज्ञा है, कोई संज्ञा नहीं ला पा रहे तो। अगर उसके आगे कोई संज्ञा ले आते हैं तो सोच लो वो क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण है, विशेषण है, ठीक है। अब देखिए परिभाषा में आपने लिखा था, इसलिए गुण दोष स्वभाव अवस्था आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ओवरऑल क्या है? आगे कोई शब्द ले आ रहे हैं, आगे कोई शब्द आ जाता है, नहीं आ रहा है तो भाववाचक संज्ञा, आ रहा है तो भाववाचक संज्ञा नहीं, बल्कि विशेषण है। यह विशेषण है, विशेषण में भी पढ़ाऊंगा। अभी समझ जाइए, अभी समझ जाएंगे तो विशेषण क्लियर हो जाएगा कि विशेषण है, ठीक है, ठीक है। जैसे बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा विशेषण है। क्रोधी मनुष्य, क्रोधी विशेषण है। व्यक्ति विशेष्य, मनुष्य विशेष्य। बुढ़ापा आगे कुछ नहीं ला पा रहे तो भाववाचक संज्ञा, क्रोध आगे कुछ नहीं ला पा रहे तो भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब एक चीज और लिखा हूं, यहां देखिए, पहले इसको मिटा देता हूं। देखिए एक चीज और जो लिखा हूं, आप नोट करके इसमें और लिखेंगे, नोट करके लिख दो। नोट में लिखो क्या? अच्छा पहले लिखो जैसे लिख दो, जैसे कुछ उदाहरण लिखाता हूं। जैसे भलाई बुराई, भलाई के आगे कुछ ले आओ तो, भलाई नहीं आ रहा है ना, भाववाचक संज्ञा। बुराई नहीं आएगा कुछ, संज्ञा लानी है, क्रिया नहीं। बुराई,
ठीक है, मिठास, मिठास, मिठास के आगे लाओ मिठास, मिठास के आगे कुछ लाओ, मिठास, मीठा के आगे ला सकते हो, मीठा, मीठा आम, ठीक है, मीठा आम, आगे कुछ भी ला सकते हो आप, मीठा के आगे आम ले आए, देखो तो ये विशेषण है। मिठास के आगे, यहां तो आम ले आए, मिठास के आगे कुछ नहीं ला सकते, ये भाववाचक संज्ञा है मिठास, ठीक है। आप ऐसे ही सोचते रहना, क्रोध, हरियाली, बुढ़ापा, कठोरता, कठोर नहीं, कठोरता, कठोर तो विशेषण होगा, कठोर, लोहा, कठोर, कुछ भी कठोर, जो भी लकड़ी, लेकिन कठोरता भाववाचक संज्ञा, ठीक है, लिख देना। अब नोट करके लिखिए, नोट करके, क्या नोट करके लिखना है, देखिए यहां पर क्या लिखा हूं, रोगों के नाम, बहुत इंपॉर्टेंट, रोगों के नाम भी भाववाचक संज्ञा होते हैं। रोगों के नाम, हैजा, मलेरिया, पीलिया, लिख दीजिए। नंबर 1, रोगों के नाम भी भाववाचक संज्ञा होते हैं। नंबर 1 लिखिए, रोगों के नाम भी भाववाचक संज्ञा होते हैं। 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 रोगों के नाम भी भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे हैजा, मलेरिया, पीलिया, आदि आदि कई रोग हैं फिर, ठीक है, हैजा, मलेरिया, पीलिया, ठीक है। दूसरा लिखो, विधाओं के नाम, विधा माने विधाओं के नाम, जैसे गणित एक विधा है पढ़ाई की, भूगोल एक विधा है, वैसे जैसे हिंदी में 16 विधाएं होती हैं, गद्य की 16 विधाएं होती हैं हिंदी में, 16, ये भी आता है एग्जाम में, हिंदी गद्य की कितनी विधाएं होती हैं, 16। कहीं पर लिखना चाहते हो तो ऊपर नोट करके लिख दो, हिंदी गद्य की 16 विधाएं होती हैं। कैसे, देखो हिंदी में आप कहानी लिखते हैं, कहानी को गद्य में लिखते हैं ना, आर्टिकल में कहानी, नाटक कविता में लिखते हैं क्या, नहीं, आत्मकथा कविता में नहीं, उपन्यास कविता में नहीं, गद्य में लिखा जाता है, और गद्य में 16 प्रकार से लिखा जाता है, रिपोर्टाज, चलचित्र, शब्द चित्र, है ना, ऐसे आत्मकथा, कहानी, नाटक, ऐसे 16 प्रकार से लिखा जा सकता है गद्य, 16 विधाएं होती हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई की विधाएं, गणित एक विधा है, भूगोल एक विधा है। विधाओं के नाम भी क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा, विधाओं के नाम भी भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे गणित, हिंदी, भूगोल या अन्य विधाएं हैं, अंग्रेजी, ठीक है। इनके आगे भी कुछ नहीं ला सकते हो आप, गणित के आगे कुछ लाओ, आप पीछे ला सकते हैं, आगे कुछ लाओ कह रहा हूं। आप कहेंगे गणित, अच्छी गणित तो ये नहीं चलेगा, ये विशेषण ले आ रहे हो आप, मैं विशेषण लाओ नहीं कह रहा हूं, संज्ञा लाओ, फिर तो ऐसे में क्रोध, गंदा क्रोध, अच्छा क्रोध यहां भी लाने लगोगे, ठीक है। मिठास, अच्छी मिठास, गंदी मिठास, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। अच्छा होना, गंदा होना तो गुण है, गुण नहीं लाना है, गुणवाचक विशेषण नहीं लाना है। मैं कह रहा हूं कि इसके आगे कोई संज्ञा ले आओ, संज्ञा नहीं ला सकते। अगर मैं तभी कह रहा हूं, इससे पहले की संज्ञा चैप्टर नहीं पढ़े तो उनको ध्यान से पढ़ो। इससे आगे गणित, हिंदी, भूगोल, हैजा, मलेरिया, पीलिया, इनके आगे भी कोई शब्द, ये भी किस में आते हैं, रोगों के नाम, विधाओं के नाम, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ये नोट कर लो आप, भाववाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है एग्जाम में, ज्यादातर एग्जाम में आपको ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो आपको आकर भी कंफ्यूज करती हैं। आपको आता तो है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कैसे भाववाचक संज्ञा ज्ञात करना है, मैंने अभी समझाया था। भाववाचक संज्ञा को कैसे जानना है, जैसे क्रोध के आगे कुछ नहीं पा रहे हो, भाववाचक संज्ञा है, क्रोधी के आगे ले आ रहे हो तो ये भाववाचक संज्ञा न होकर क्या है, विशेषण है। मैं तब कह रहा हूं कि ये आपको आ तो गया, लेकिन एग्जाम में ऐसी चीज आती है जो आने के बाद भी गलती हो जाए। कैसे, देखो ये आप समझना है आपको, ठीक है। फिर से एक नोट बनाकर लिखना है, क्या कि भाववाचक संज्ञा शब्दों को ना, भाववाचक संज्ञा शब्दों को, जैसे भाववाचक संज्ञा बीमारी, बीमारी के आगे कुछ लाओ तो यहां पर, बीमारी के आगे कुछ, यहां पर कुछ ले आओ, बीमार के आगे ला सकते हो। देखो बीमार, एक बात और बता देता हूं, बीमार शब्द में बड़ी की मात्रा होती है, वर्तनी की दृष्टि से ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। वर्तनी की दृष्टि बीमार, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बीमार शुद्ध वर्तनी, बीमार नहीं होता, छोटी की मात्रा, हम बोलते बीमार है लेकिन होता बीमार है, बड़ी ही होती है, बीमार, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या कि बीमार
बीमार व्यक्ति होता है, बीमार क्या व्यक्ति, लेकिन बीमारी के आगे कुछ लाइए, बीमार व्यक्ति, तो ये विशेष्य, ये विशेषण, विशेषता बता, व्यक्ति की विशेषता, बीमार है तो बीमार विशेषण है और ये विशेष है, लेकिन बीमारी के आगे कुछ नहीं ला सकते आप। अभी बताया इससे पहले, फिर बता रहा हूं, देखो इनके आगे कुछ नहीं ला पाओगे क्योंकि भाववाचक संज्ञाओं के आगे कुछ नहीं ला सकते हो। अब देखो भाववाचक संज्ञा ना, बीमारी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा शब्दों को ध्यान से समझना, भाववाचक संज्ञा शब्दों को जैसे ही बहुवचन बनाओगे, भाववाचक संज्ञा शब्दों को जैसे ही बहुवचन बनाओगे तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये एक बार बीमारी शब्द ही आया था, बीमारियां आया था और पूछा था कि कौन सी संज्ञा है। अधिकांश लोगों ने बीमारियां फीलिंग्स वाली एक चीज है करके क्या लिख दिया, भाववाचक। बीमारियां बहुवचन है ना, एक तो भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बनता, लेकिन अगर भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन बना दो तो वो भाववाचक नहीं रहता, फिर वो क्या बन जाता है, जातिवाचक। पहले तो बनता नहीं है, अगर आप बना दो भाववाचक संज्ञा का बहुवचन तो वो क्या बन जाता है, फिर भाववाचक ही नहीं रहता है, फिर वो क्या बन जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। इसलिए जिन भी भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन देखोगे वो मान के चलना जातिवाचक संज्ञा है फिर, ठीक है। देखो बीमारी, बीमारियां, अब बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की होती हैं, तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कई चीजों का जो बोध कराए, समूह का बोध कराए, बीमारियों का समूह। ये देखो बीमारियां कितनी, बहुत सारी, 4, 10, 50 बीमारियां, बीमारियों का समूह, समूह का बोध कराने वाली संज्ञा शब्द होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक संज्ञा कल पढ़ा चुका हूं, उसमें देखो समूह का बोध करा रहा है, ये कोई समूह का बोध नहीं करा रहा है। बीमारी, दुआ, असफलता, लेकिन इनका बहुवचन जैसे ही बनाओगे तो पक्का फिर क्या होगा, समूह का बोध। देखो बीमारियां बहुत सारी, दुआएं कई दुआएं, असफलताएं बहुत सारी असफलताएं, बहुत सारी मतलब ग्रुप, एक समूह। ये बहुवचन बनते ही क्या बन जाता है, भाववाचक। अब मैं शाब्दिक बताता हूं, फिर क्या, भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन नहीं बनाया जाता। अब आप कहोगे बनाया है, नहीं बनाया जाता, बना दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं, फिर भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं रहते हैं। लिख दो, लिख दो, लिखो, फिर इन उदाहरणों को लिखोगे, पहले नोट में लिखो। क्या, भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, सदैव एक वचन में होता है। यदि लिखना, यदि उन्हें बहुवचन में प्रयुक्त किया जाए, यदि उन्हें बहुवचन में प्रयुक्त किया जाए, यदि उन्हें बहुवचन में प्रयुक्त किया जाए, यदि उन्हें बहुवचन में प्रयुक्त किया जाए तो वह भाववाचक संज्ञा न रहकर, तो वह भाववाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द न रहकर जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। अर्थात 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 भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होने के बाद जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। बहुवचन में प्रयुक्त होने के बाद जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। अगर कहीं पर भाववाचक संज्ञा शब्दों को बहुवचन में बनाया होगा, पेपर में देख लेना, तो सोच लीजिए ये बहुवचन में बनाते ही ग्रुप का बोध हो रहा है, समूह का, तो वो जातिवाचक बन गए, अब भाववाचक नहीं रहे। एक वचन में ही है तो क्या होंगे, भाववाचक। बस पहचान क्या है, उसके आगे कुछ नहीं ला सकते हो। जैसे बीमारी के आगे कुछ नहीं ला, बीमार के आगे तो ला रहे हो, ये विशेषण है। संज्ञा के आगे कुछ नहीं ला सकते हो, दुआ के आगे कुछ नहीं ला सकते हो, असफलता ये संज्ञा है ना, संज्ञा के आगे कुछ नहीं ला सकते हो। हाँ, बहुवचन में बनाने के बाद वो जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाते हैं। जातिवाचक, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा उसी को कहते हैं जो समूह का बोध कराए। बीमारियां कई, दुआएं कई, असफलताएं कई, बुराइयां अनेक, जन्मों बहुवचन है, देखो अनेक जन्मों, कितने, 10 जन्मों, तो 10 ग्रुप, ग्रुप मतलब समूह, मतलब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा समूह को ही पुराना वीडियो देख लें इससे ठीक पहले का, ठीक है।
और ये आपको यही क्या भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा की यही पहचान है। जातिवाचक संज्ञा बहुवचन का बोध कराती। अगर मैं ऐसे भी हो सकता है, देखो आदमी, कितने आदमी शब्द से क्या पता चल रहा है, एक की आदमी शब्द से क्या पता चलता है आपको कि एक ही आदमी धरती पर। आदमी कहेंगे तो धरती के सारे आदमियों का हमें बोध होगा, ये भी जातिवाचक संज्ञा, भले है एक वचन में, लेकिन ये फीलिंग्स वाली चीज नहीं है। यहाँ फीलिंग्स वाली चीजें आती हैं। देखिए आदमी कोई फीलिंग्स नहीं है, तो मनुष्य प्राणी है। ये यहां हमने क्या लिखा था, गुण दोष अवस्था। आदमी न गुण है, न दोष है, न अवस्था है। ठीक है, अवस्था तो बुढ़ापा होता है, जवानी अवस्था है, तो ऐसे ठीक है। ये इससे पहले का वीडियो देख लें तो अच्छी तरह जातिवाचक संज्ञा शब्द समझ में। अब आगे को एक पॉइंट क्या लिखना है आपको, एक तो ये उदाहरण लिख लीजिए, भाववाचक संज्ञा बीमारी बीमारियां, दुआ दुआएं, जातिवाचक। ऐसे ये टेबल बना लीजिए, समझ में आ जाएंगे। ये भाववाचक हैं, ये जातिवाचक हैं। इस टेबल को बनाइए पहले, तो आगे का बताता हूं। तो अब हेडिंग डालेंगे भाववाचक संज्ञा के भेद। भाववाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा के भेद, पहले हेडिंग डाल दीजिए भाववाचक संज्ञा के भेद। भाववाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं भाववाचक संज्ञा के। कौन कौन से दो भेद होते हैं भाववाचक संज्ञा के? नंबर एक मूल भाववाचक, नंबर दो यौगिक भाववाचक। मैं लिखा रहा हूं परिभाषा सहित लिखाऊंगा। परिभाषा क्या होगी, हेडिंग डाल दीजिए पहले भाववाचक संज्ञा के भेद में, पहली हेडिंग डाल दीजिए मूल भाववाचक। समझा भी रहा हूं, लिखिए मूल भाववाचक संज्ञा। देखिए पहले समझते हैं, हाँ फिर लिखते हो। मूल भाववाचक संज्ञा हेडिंग डाल दी ना। देखो यहां पर ध्यान देना है, दोनों को एक साथ समझा देता हूं। क्या लोभ शब्द है ना, लोभ अपने आप में पूरा शब्द है। अच्छा यहां पर से ध्यान देते हैं, सुंदर में ता जुड़ा है तो सुंदरता। अगर मैं कहूं, देखिए ध्यान से देखना, मैं कहूं सुंदर तो आप कहोगे सर इसके आगे तो कुछ भी आ सकता है, सुंदर व्यक्ति। यह कहां से भाववाचक संज्ञा होगी? जिसके आगे कुछ आए तो वो भाववाचक संज्ञा नहीं, जिसके आगे संज्ञा लाओ तो वो भाववाचक संज्ञा नहीं होती ना। पहले पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं। तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो विशेषण है। अब इस विशेषण में देखिए सुंदर में ता जोड़ा तो क्या बन गया, सुंदरता। अब लाओ सुंदरता के आगे कुछ, सुंदरता के आगे कुछ भी ले आओ आप, अब नहीं ला सकते आप। इसका मतलब ये सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। और क्या इस सुंदर शब्द में ये विशेषण है। विशेषण में क्योंकि व्यक्ति की विशेषता बता रहे वो सुंदर है, तो विशेषण में ता प्रत्यय जोड़ा तब जाकर क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा। विशेषण में ता जोड़ने से सुंदरता भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। तो इसमें तो प्रत्यय जोड़ा है ना, तो जोड़ा है तो यौगिक भाववाचक, योग हुआ है। लेकिन यहां क्या जोड़ा है, लोभ में। लोभ के आगे कुछ लाओ, लोभ के आगे लाओ, लोभी के आगे ला सकते हो। लोभी के आगे क्या आएगा, लोभी आदमी, लोभी लड़का। लेकिन लोभ के आगे लाओ कुछ नहीं ला सकते, क्यों, भाववाचक संज्ञा है, ये विशेषण है। विशेषण भी बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूं एक प्रकार से, और जब विशेषण चैप्टर पढ़ाऊंगा तभी अच्छी तरह और क्लियर करूंगा। ये भाववाचक संज्ञा है, ये तो विशेषण हो गया, लोभी मनुष्य, लोभ भाववाचक संज्ञा। आप देखो इससे इसमें कुछ जुड़ा है क्या, लोभ में कुछ नहीं जुड़ा है, ये अपने आप में मूल शब्द है, इससे छोटा कुछ नहीं होता। देखिए सुंदरता से छोटा तो सुंदर है, सुंदरता का मूल सुंदर है, उसमें ता जुड़ा तब सुंदरता। लोभ अपने आप में मूल है, इसमें आप ई जोड़ोगे तब लोभी बनेगा, फिर ई जोड़ने के बाद वो भाववाचक संज्ञा न बनकर क्या हो जाएगा, विशेषण बन जाता है। हम तो भाववाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं, लोभ अपने आप में मूल भाववाचक संज्ञा, इसके आगे कुछ नहीं ला पा रहे हो तो भाववाचक संज्ञा, और ये इसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है, अर्थात मूल भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें प्रत्यय नहीं जुड़ा होता है, जिसमें प्रत्यय नहीं जुड़ा होता है। और यौगिक भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ा होता है। जैसे ईमान में दार और ई दो प्रत्यय जुड़े, ईमानदारी, ईमान धन दार धन ई बराबर ईमानदारी, क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी के आगे कुछ नहीं ला सकते हो, ईमानदार होता खाली तब ला जाते, ईमानदार मनुष्य, ईमानदारी में नहीं ला सकते। अब देखो क्रोध, क्रोध फिर तो क्रोधी तो व्यक्ति हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, क्रोध भाववाचक संज्ञा नहीं है। जैसे बुढ़ापा हो सकता है, बुढ़ापा, बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा धन आपा, आपा प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, बुढ़ापा।
ये देखिए, बूढ़ा आदमी, लेकिन आपा जोड़ा तो बुढ़ापा बना। अब नहीं ला सकते कुछ आगे, बूढ़ा के आगे तो ले आओगे, बूढ़ा आप ले आए आदमी, हाँ ये विशेषण है क्योंकि विशेष्य आ रहा है, लेकिन बुढ़ापा के आगे आ सकता है विशेष्य। बुढ़ापा कौन, कुछ नहीं ला सकते आप, क्यों, भाववाचक संज्ञा बना दी। किससे, आपा जोड़ के, बूढ़ा में आपा जोड़ा, बुढ़ापा, ये भाववाचक। देखो आपा प्रत्यय जोड़ने से ही भाववाचक संज्ञा बनती है यौगिक, और मूल भाववाचक संज्ञा जिसमें प्रत्यय नहीं जुड़ा रहता है। उपसर्ग प्रत्यय भी पढ़ाऊंगा मैं, वहां भी समझ में आएगा, फिर एक बार दोहरा लेना, इसलिए चाहो तो वीडियो को सेव करके रख लो, कभी दोबारा आप जब प्रत्यय पढ़ा लूंगा तब भी समझ में आएगा, ठीक है। प्रत्यय यही है बस, बूढ़ा में आपा जोड़ा बुढ़ापा बन गया। मूल शब्द ये है ना, इससे छोटा कुछ शब्द बूढ़ा का नीचे कुछ हो सकता है क्या? बुढ़ापा में तो सबसे छोटा शब्द बूढ़ा है, आप कहोगे बुढ़ापा में सर एक बूढ़ा शब्द है, बूढ़ा से नीचे नहीं है, ये मूल शब्द है। मूल शब्द में आपा तब बुढ़ापा, तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा बनी तो यौगिक, क्योंकि आपा जुड़ा है। लेकिन मूल भाववाचक संज्ञा में कुछ नहीं जुड़ा होता, अपने आप में मूल शब्द होते हैं, अपने आप में मूल शब्द। जब मूल शब्दों में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा रहता है और वो भाववाचक संज्ञा का कार्य कर रहे होते हैं तो मूल भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जबकि मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर जब भाववाचक संज्ञा बनती है तो वो यौगिक भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यौगिक भाववाचक लिख दो, लिखो मूल भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। इस प्रकार की भाववाचक संज्ञा शब्द, इस प्रकार के भाववाचक संज्ञा शब्द स्वयं में मूल शब्द होते हैं, स्वयं में मूल शब्द होते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द स्वयं में मूल शब्द होते हैं, अर्थात इनमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा रहता है, अर्थात इनमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा रहता है, अर्थात इनमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा रहता है, माने इनमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा रहता है, ठीक है। अर्थात इनमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा रहता है, अर्थात इनमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा रहता है, नहीं जुड़ा रहता है, बल्कि ऐसे शब्द स्वयं में ही लिख सकते हो, आप लिख चुके हो वैसे, बल्कि ऐसे शब्द स्वयं में मूल होते हैं, ऐसे शब्द स्वयं में मूल होते हैं। जैसे लिख दो, लोभ, क्रोध, दुख, लोभ, क्रोध, दुख, घृणा, मृत्यु, घृणा, मृत्यु, जन्म। देखो इनमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है, आप प्रत्यय समझते हैं तो देख लो, कुछ प्रत्यय नहीं जुड़ा है, इनमें जुड़ा है। देखो सुंदर में ता, सुंदरता, ईमानदार, ई, ईमानदारी, बूढ़ा, आपा, बूढ़ा। लिखो फिर, अब लिखो यौगिक भाववाचक संज्ञा, यौगिक भाववाचक संज्ञा, यौगिक भाववाचक संज्ञा लिखो। इस प्रकार के संज्ञा शब्दों, इस प्रकार के भाववाचक संज्ञा शब्दों, इस प्रकार के भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना मूल शब्दों में प्रत्यय के जुड़ने से होती है, मूल शब्दों में प्रत्यय के जुड़ने से होती है, मूल शब्दों में प्रत्यय के जुड़ने से होती है, मूल शब्दों में प्रत्यय के जुड़ने से होती है। अर्थात यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण प्रत्ययों से होता है, प्रत्ययों के जुड़ने से होता है। यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण प्रत्ययों के जुड़ने से होता है, प्रत्ययों के जुड़ने से होता है। जैसे लिखा हूं, सुंदर धन ता, सुंदरता, ईमान धन दार धन ई, ईमानदारी। आप इसको ईमानदार धन ई भी लिख सकते हो, ईमानदार एक में लिख दो, धन ई, ईमानदारी, बूढ़ा धन आपा, बुढ़ापा। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जिनमें यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द, हरियाली, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। आप भाववाचक संज्ञा शब्दों की एक लिस्ट आप चाहो तो किसी बुक को पकड़ो, उनमें भाववाचक संज्ञा शब्दों को देखो, किसी हिंदी की बुक को पकड़ो, उनमें देखो भाववाचक संज्ञा कौन सी हैं, भाववाचक संज्ञा वाले चैप्टर में जाओ, उनमें देखो कि ये मूल शब्द हैं या यौगिक हैं। मूल हैं और भाववाचक हैं तो मूल भाववाचक, अगर प्रत्यय जुड़ा ही है उसमें तो यौगिक भाववाचक। उदाहरणों को सॉल्व करने के लिए कोई बुक का सहारा आप ले सकते हो, ठीक है। अब एक हेडिंग डालो, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। अब बताओ भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कैसे होता है, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कैसे किया जा सकता है। क्योंकि भाववाचक संज्ञा शब्दों का एक तो जैसे अभी लिखा आपने प्रत्यय लगाकर, तो ये कोई ऑप्शन में नहीं होगा। ऑप्शन क्या, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण देखो, सुंदर में ता, सुंदर क्या है, विशेषण है, विशेषण में प्रत्यय जोड़कर, इसका मतलब विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। जैसे सुंदर विशेषण है ना, क्योंकि विशेषण क्यों है, सुंदर के आगे ला सकते हो आप, सुंदर मनुष्य,
इसलिए सुंदर विशेषण है, क्योंकि विशेषता बता रहा है मनुष्य की। ठीक है, बूढ़ा विशेषण है, बूढ़ा व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता वो बूढ़ा, ये विशेषण है। विशेषण से, विशेषणों में प्रत्यय जोड़कर आप क्या बना रहे हो, भाववाचक। इसका मतलब क्या है कि विशेषणों में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण विशेषणों से भी होता है। और किससे होता है? तो भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण, लिखो, टेस्ट करके लिखो, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण 5 प्रकार से होता है। एक ही विशेषण से नहीं, 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार से होता है। किस किस से होता है? 5 प्रकार से, 5 प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण 5 प्रकार से होता है। लिखो, नंबर एक जातिवाचक संज्ञा से, नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा से, नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा से। देखिए कैसे उदाहरण दिखाता हूं, हमें जैसे उदाहरण लिखे हैं, ध्यान देना। लिख दिया जातिवाचक संज्ञा से, डैश करके देखिए, पहले डैश करके पहले देखिए। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है जातिवाचक संज्ञा? बहुत ध्यान से देखेंगे तो मैं दोबारा समझा रहा हूं। लड़का एक ही तो नहीं होता ना, लड़का कहें तो एक ही लड़का तो नहीं है धरती पर, कई लड़के हैं। तो जो लड़का शब्द पूरी जाति का, लड़का जो लड़कियों की जो जाति है, समूह है, उसका बोध करा रहा है। धरती पर एक ही लड़का होता तो फिर अलग बात थी, लड़के तो कई हैं, तो लड़का शब्द तो कई का बोध करा रहा है। तो जातिवाचक, जाति, लड़कों की जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, अगर मैं लड़की लिखूं तो भी कई हैं लड़कियां, तो लड़की भी क्या है? जातिवाचक। ठीक है, तो ठीक है, ये पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। पर अब देखो, लड़का शब्द से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो इसमें लड़का शब्द से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो इसमें पन प्रत्यय जोड़ देंगे, पन, और क्या बन जाएगा? लड़कपन, लड़कपन। अब लड़कपन के आगे कुछ ला सकते हो? नहीं ला सकते हो ना, यही भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन एक फीलिंग है, बच्चों लड़कों में एक फीलिंग जो होती है लड़कपन की होती है, वो लड़कपन दिखा देते हैं। लड़कपन एक फीलिंग है, अंदर एक गुण है, वो जैसा गुण है वैसा दिखता है, वैसा ही करने लगेगा, फिर लड़कपन। जातिवाचक संज्ञा से क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। तो ऐसे ही देखिए, जैसे शत्रु, जातिवाचक संज्ञा, कई होते हैं शत्रु, एक ही तो होता नहीं है शत्रु। इसमें ता प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा? शत्रुता। ये भी देखो, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा जैसे लिख दो, जातिवाचक संज्ञा से लड़का धन पन बराबर लड़कपन, शत्रु धनता बराबर शत्रुता। ऐसे उदाहरण बताता हूं। ठीक है, भक्त, कई होते हैं, धन ई प्रत्यय जोड़ोगे तो भक्ति, भक्ति के आगे कुछ नहीं ला सकते हो, भाववाचक संज्ञा, भक्ति। तो भक्त जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से हमने क्या बना दिए? भाववाचक संज्ञा। तो एक तो जाति। और एग्जाम में कैसे आता है? एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण किसके द्वारा होता है या किसके द्वारा नहीं होता है? जातिवाचक संज्ञा द्वारा होता है क्या भाववाचक होता है? देखो, हो गया ना। नंबर 2, नंबर 1 तो जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। नंबर 2 सर्वनाम शब्दों से। लिखो, सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम शब्दों से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है? नंबर 2 लिखो, सर्वनाम शब्दों से। तो बताते हैं, देखो, सर्वनाम होता है, अभी संज्ञा पढ़ा रहा हूं तो सर्वनाम इससे आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा किसे कहते हैं सर्वनाम, पर सर्वनाम शब्दों से भी होता है। कैसे? देखो, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं सर्वनाम शब्द का। अपना निजवाचक सर्वनाम होता है, अपना निजवाचक, मैं सर्वनाम में पढ़ाऊंगा। अपना निजवाचक सर्वनाम है, इससे अपनापन, अपनापन ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे अपना से अपनापन, ये भाववाचक संज्ञा। अपना धन पन बराबर अपनापन, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाती है। ठीक है, जैसे निज सर्वनाम है, निज, निजत्व, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, निज, निजत्व लिख दो, निज धन त्व बराबर निजत्व। ठीक है, सर्वनाम से। नंबर 3 विशेषण शब्दों से, विशेषण शब्दों से। विशेषण शब्दों से तो मैं अभी बताया था, और लिख दो, विशेषण शब्दों से। विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा होती है। कैसे? विशेषण शब्दों से सुंदर धन ता बराबर सुंदरता, सुंदर धन ता बराबर सुंदरता। ठीक है, सुंदर धन ता बराबर सुंदरता। मीठा धन आस बराबर मिठास,
मीठा धन आस बराबर मिठास। मीठा कौन होता है? मीठा क्या होता है? आम। आम की विशेषता वो मीठा है, विशेषण। धन आस मिठास बराबर भाववाचक संज्ञा। मिठास भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये तो हो गया विशेषण से। नंबर 4 लिख दो, हेडिंग लिख के नंबर 4 क्रिया, क्रिया शब्दों से। नंबर 4 क्रिया शब्दों से। क्रिया शब्दों से देखो ये समझना है, ठीक है। हंसना एक क्रिया है। हंसना क्या है? एक क्रिया है। हंसने का एक काम होता है ना, हंसना तो एक क्या है? क्रिया है। हंसना क्रिया है तो इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? हंसना से हंसी। हंसना से हंसी, हंसी फीलिंग है, भाववाचक संज्ञा। लिखो हंसना डैश हंसी, हंसना से हंसी। क्रिया से, हाँ क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? हंसना एक काम हो रहा है, हंसने का काम होता है। हंसना तो एक काम है, मैं हंसता हूं तो मैं काम कर रहा हूं हंसने का, तो काम करने का बोल क्रिया। क्रिया से हंसी क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही क्रिया शब्द से अन्य उदाहरण दूसरा लिखिए। धोना। धोना काम है, एक कपड़ा धोना। धोना तो एक काम है, धोना एक काम हो रहा है ना। मैं कहूं लड़का कपड़े धो रहा है, धोने का काम कर रहा है, तो क्रिया है, काम कर रहा है तो क्रिया है। जिन शब्दों से काम के होने का पता चलता है, हो रहा है काम धोने का, या करने का, कर रहा है काम धोने का। तो धोना से धुलाई। धुलाई भाववाचक संज्ञा। धुलाई के आगे कुछ लाओ, हंसी के आगे धुलाई, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और नंबर 5 लास्ट लिखिए, अव्ययों से। अव्ययों से ये क्रिया, अव्यय, विशेषण, सर्वनाम आगे को पढ़ाऊंगा, अभी लिख दीजिए। आगे को जैसे जैसे पढ़ेंगे ये भी क्लियरिटी आएगी, ठीक है। नंबर 5 क्या? अव्ययों से। अव्यय में जैसे दूर, दूर से क्या बन जाएगा? दूरी। दूर धन ई बराबर दूरी। दूर अव्यय है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है अव्यय। अब क्रिया विशेषण को अव्यय कहते हैं, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण एक अव्यय है। दूर, दूरी भाववाचक संज्ञा, दूर से दूरी। ऐसे ही एक शब्द है मना। मना, मना से मनाही, मना से मनाही। और बहुत सारे ऐसे शब्द बनते हैं जो अव्यय से भाववाचक संज्ञा। क्या समझे? प्रश्न क्या आता है? भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण किससे नहीं होता? इन 5 चीजों से होता है। इसके अलावा कोई हेतु उससे नहीं होता है। अगर मैं कहूं इससे अलावा कि भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण किससे नहीं होता, ऑप्शन में आ जाएगा कारक। नहीं होता कारक से भाववाचक संज्ञा। देखो 5 चीजों से होता है। किससे? जातिवाचक संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है, क्रिया से होता है, अव्यय से होता है। कारकों से नहीं होता है। मैं नहीं लिखाया हूं, आप देख लीजिए। कारकों से नहीं होता है। ऑप्शन में आएगा निम्नलिखित में किससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता, नीचे चौथा ऑप्शन कारक बना देगा या कुछ और बना देगा। जिनसे होता है वो मैं लिखा चुका हूं, और इन चैप्टर्स को आगे पढ़ना है आपको, ठीक है। ये थी आपकी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब आप हेडिंग डाल देंगे क्या? नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे प्रकार्य के आधार पर संज्ञा के भेद। प्रकार्य के आधार पर संज्ञा के भेद, नेक्स्ट टॉपिक। प्रकार्य के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद तो पढ़ चुके हो। प्रकार्य के आधार पर संज्ञा के भेद, प्रकार्य, प्रकार्य के आधार पर संज्ञा के भेद। अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें आपका क्रियार्थक संज्ञा होगी, विशेषणार्थक क्रिया होगी, अव्ययार्थक क्रिया, सॉरी क्रियार्थक संज्ञा होगी, विशेषणार्थक संज्ञा होगी, अव्ययार्थक संज्ञा होगी, ठीक है। तो अगले टॉपिक का इंतजार कीजिए। थैंक यू।